हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है एम के स्टडी क्लासेस में। आज जो टॉपिक होगी आप बता सकते हैं कि उस टॉपिक का नाम होगा जीव में जनन, जिन्हें कहा जाता है एनिमल्स रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक उन छात्रों के लिए है जो 12वीं परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो 12वीं परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड संबंधित ये टॉपिक बनाया गया है। आप बता सकते हैं कि ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और इनके इकाई 1 जीव में जनन पाठ से लिया गया है। आप बता सकते हैं कि जीव में जनन, जिन्हें रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आज हम जीव में जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और अगर जीव जनन ना करे तो क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि जितने भी चीज़ें एम के स्टडी क्लासेस या यूट्यूब पे डाली गई हैं, आप उसे बारी बारी से देखते रहिएगा और उसकी गहराइयों में जाकर अध्ययन करते रहिएगा, क्योंकि हम जितने भी संस्था के अध्यापक जुड़े हैं आप लोगों को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि जनन को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन्हें डिफिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर पता लिखा गया है कि जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, वो जनन कहलाता है। अगर जीव जनन ना करें तो उनका जो वंश होता है, जो जनरेशन होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, धीरे धीरे घटने लगती है, या तो उनकी पीढ़ियां गायब होने लगती हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, वह जनन कहलाता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जनन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ जो लिखाया गया उनके प्रकार, आपको 3 प्रकार के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि अगली जो आपका हेडिंग होता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पुनः आप एक बार देखिएगा जनन की परिभाषा। आप बता सकते हैं जनन को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन की परिभाषा क्या होती है, जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाते हैं, या जनन कहलाते हैं, जनन होते हैं। या तो दूसरी परिभाषा आप बता सकते हैं कि कोई जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो क्रिया करता है वह जनन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी हेडिंग होगी आप बता सकते हैं, इसे बोला जाता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब हुआ जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो बता सकते हैं कि जनन के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पे जनन आपको 3 प्रकार लिखाया गया है, या 3 प्रकार की बातें होंगी। पहला आपका जो हेडिंग होगा उसे बोला जाता है अलैंगिक जनन, जिन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। दूसरे की हम बात करेंगे तो बता सकते हैं कि लैंगिक जनन होता है, जिन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इन्हीं अलैंगिक जनन में जो तीसरी हेडिंग बनाई गई है वह आपका होता है कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। आप बता सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बता सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, बताएंगे वह जनन जिनमें केवल, ध्यान से देखिएगा, एक ही जनक भाग लेता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप बता सकते हैं कि वह जनन जिनमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। कहने का मतलब हुआ कि अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिनमें या तो नर भाग ले या तो मादा ले, लेकिन एक ही जनक भाग लेंगे। आपका चाहे नर भाग ले ले और चाहे मादा ले ले, तो आपका कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन्हें आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन कहा जाता है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है
ये अधिकतर एक कोशिकीयों में होता है और अकोशिकीयों में होता है, अलैंगिक जनन होता है। आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक ही जनक भाग लेते हैं, चाहे आपका नर भाग ले और चाहे आपका मादा भाग ले। दोनों में से या तो नर भाग ले सकता है या तो मादा भाग ले सकते हैं। ये आपका उदाहरण हो गया अलैंगिक जनन का। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि नर या तो भाग ले ले या तो मादा भाग ले ले। उसके बाद आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो अलैंगिक जनन होते हैं उनमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन तभी होगा जब आप बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। निषेचन की परिभाषा क्या होती है, तो बताएंगे कि नर का शुक्राणु और जो मादा का अंडाणु होता है जब आपस में संलयन करते हैं या तो मिलते हैं तब निषेचन कहलाता है। अब इसमें आप ही बताइएगा कैसे निषेचन होगा। जब इसमें एक ही जनक भाग लेगा, या तो नर भाग ले ले और या तो मादा भाग ले ले, लेकिन निषेचन दोनों से सहमति से होगा और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो आप बता सकते हैं कि नर मादा अगर दोनों मिलेंगे तभी निषेचन की क्रिया होगी। जब इनमें एक जनक भाग लेगा, चाहे आपका नर भाग ले चाहे आपका मादा भाग ले, तब तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो जो अलैंगिक जनन होते हैं इनमें एक ही जनक भाग लेता है, चाहे नर चाहे मादा। अब थोड़ा देखेंगे कि अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है। जैसे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो अमीबा होता है, यूग्लिना होता है और पैरामेथियम होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप बता सकते हैं अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन होने की जो क्रियाएं होती हैं अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है और पैरामेथियम में होते हैं। तो यूग्लिना बता सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव होता है, इसका जो आकार आकृति होता है वह क्या होता है, हमेशा बनता बिगड़ता रहता है। अमीबा का जो आकार आकृति होता है बंधा बिगड़ता रहता है। जब अमीबा में अलैंगिक जनन होगा तो अमीबा क्या करता है कि अपने शरीर को विभाजित करता है। जब अपने शरीर को अमीबा विभाजित कर देगा तो ये क्या करेगा, दो संतति कोशिका का निर्माण करेगा। एक आप बता सकते हैं इन्हीं शरीर से दो कोशिकाएं बनेंगी। जब ये दो कोशिकाएं बनेंगी तो आप बता सकते हैं इन्हीं दो कोशिकाएं क्या करती हैं कि नए अमीबा की संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अमीबा ही अपने शरीर को बांटता है और अपने वंश को बढ़ाता है। इनमें चाहे नर अमीबा हो चाहे मादा हो, इनमें एक ही भाग लेते हैं और अपने शरीर को जितना तोड़ते हैं, जितना विभाजित करते हैं, उतना आप बता सकते हैं कि इनका क्या होता है, संतानें बनती चली जाती हैं। उसी तरह आप बता सकते हैं यूग्लिना में होता है, क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही शरीर को विभाजित कर देते हैं। अब यहाँ पे जो अमीबा एक कोश की जीव होगा तो अमीबा क्या करता है कि अपने ही शरीर को तोड़ देता है। तो जब तोड़ेगा तो इनकी जो केंद्रक होते हैं तो ये इस वाले कोशिका में कुछ केंद्रक आ जाएंगे और कुछ समसूत्री विभाजन के माध्यम से इसमें और इसमें चले जाएंगे। तो एक अमीबा से दो अमीबा बना, फिर 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 16, 32, 64 ये धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। तो अलैंगिक जनन से भी शिशु का निर्माण होता है, लेकिन वो अपने शरीर को लगातार विभाजित करके, लगातार विखंडन करके तब जाके अनेक शिशुओं का निर्माण करते रहते हैं। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सेम वही क्रिया किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। यूग्लिना भी क्या करता है कि अपने शरीर को तोड़ता रहता है, अपने शरीर को विभाजित करता रहता है और उनकी कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं, नए संतानों का निर्माण करती हैं। ये तो अलैंगिक जनन का उदाहरण हो गया। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। निषेचन किसे कहते हैं तो बताया गया जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में संलयन करते हैं या आपस में मिलते हैं तब निषेचन कहलाता है। और नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब आपस में नहीं मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे दूसरी जो टॉपिक की बात करेंगे, दूसरी एडी की बात करेंगे, आप बता सकते हैं वो लैंगिक जनन होता है। तो सेम अलैंगिक जनन होता था। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होंगी, जो अलैंगिक जनन नहीं होता है वो लैंगिक जनन में होगा।
तो जैसे आप बता सकते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है कि इनमें आपका नर हो गया और मादा हो गया। कहने का मतलब होता है कि वह जनन जिनमें नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं और अपनी जनन की क्रिया संपन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है, जिन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब होता है कि वह जनन जिनमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, चाहे आपका नर भाग ले चाहे मादा भाग लेगा तो वह आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा। लेकिन नर और मादा दोनों आपस में फ्यूज कर जाए, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिलेंगे तो निषेचन होगा, और जैसे ही निषेचन होगा तो आगे चलकर नए कोशिकाओं का या नए जीवों का निर्माण होता है। तो ये शरीर के माध्यम से हो रहा था और ये आपका युग्मक के माध्यम से होगा। तो बता सकते हैं कि युग्मक दो ही प्रकार का होता है, एक होता है नर युग्मक जिन्हें बता सकते हैं कि शुक्राणु कहा जाता है, और दूसरा होता है मादा युग्मक जिन्हें अंडाणु कहा जाता है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नर और मादा मिलकर जो जनन की सब क्रिया संपन्न करते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है। नर का भाग शुक्राणु मिलता है और मादा का भाग अंडाणु मिलता है। जब नर और मादा दोनों आपस में मिल जाएंगे तो लैंगिक क्रिया शुरू हो जाती है। जो नर का शुक्राणु होता है उनमें बता सकते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है? 23 होता है, और जो मादा का अंडाणु होता है इनमें भी क्या होते हैं? गुणसूत्र 23 होते हैं। लेकिन जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलते हैं तो आपस में जब संलयन करेंगे निषेचन कहलाता है। तो निषेचन के बाद आप बता सकते हैं कि इनमें जो संख्या हो जाती है 23 आपका शुक्राणु होगा, 23 अंडाणु होगा, तो इनमें संख्या कितनी हो जाएगी? 46। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक स्वस्थ मनुष्य के बच्चों में जो गुणसूत्र जाता है या उनकी संतानों में जो गुणसूत्र जाते हैं उनकी संख्या 46 होती है। 46 से कम होगा तब भी लक्षण दिखेंगे और 46 से ज़्यादा होता है तब भी दिखेंगे लक्षण। खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात हो गई। अब सीधा एकदम डायरेक्टली परिभाषा बताएंगे कि इनमें एक जनक भाग लेते हैं, इनमें दोनों जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। इनमें कोशिकाएं अर्धसूत्री नहीं होती हैं, इनमें कोशिकाएं अर्धसूत्री होती हैं। इनमें समसूत्री होगा तो इसमें अर्ध और सम दोनों होगा। फिर बता सकते हैं कि मनुष्यों में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन का उदाहरण है। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, वो सब लैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ये हाथ कट के गिर गया तो यहाँ से शिशु का निर्माण हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा पौधों में होता है या तो कायिक जनन होगा, लेकिन हम लोगों में कायिक जनन नहीं होता है। अगर कायिक जनन होता है ना तो शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स टूट के गिरते या शरीर के जितने भी अंग जमीन पे बिखरते उतने बच्चे बनते चले जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चे उत्पन्न करना बहुत सरल बात होती थी या उन्हें निर्माण करना। तो बता सकते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक की बात हो गई। अब जो तीसरी हेडिंग आपकी होगी वो आपका कायिक जनन कहलाएगा। अब कायिक जनन क्या होते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन आपका अलैंगिक जनन का भाग होता है। इनमें आप बता सकते हैं कि कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है। पहला बता सकते हैं आपका है विखंडन, पहला आपका होता है विखंडन, और दूसरे की बात करेंगे तो आपका होता है उभार। इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, और इसे बडिंग कहा जाता है। मतलब विखंडन होता है और उभार होता है। तो बताएंगे कि विखंडन क्या होता है और उभार क्या होते हैं। तो कायिक जनन उन पौधों के लिए होता है या तो उन जीवों के लिए होता है जो अलैंगिक जनन नहीं कर पाते हैं और मतलब लैंगिक जनन नहीं करते, सिर्फ अलैंगिक जनन कर सकते हैं। तो जैसे आप बताएंगे जो कायिक जनन होता है कि जैसे अगर हम पौधों में बात करेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनका बीज नहीं मिलता है। जब जिनका सीड नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कायिक जनन की प्रक्रिया को दिखाया जाता है। कायिक जनन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जैसे आप बता सकते हैं कि हम गन्ने की बात करते हैं, जैसे आप गन्ना ही ले लो या तो गुलाब का ही पौधा ले लो। यहाँ पे देखिएगा अगर आपने गुलाब का पौधा ले लिया तो गुलाब के पौधे का जो होता है वो बीज नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं कि इनकी टहनियाँ जो होती है, हम लोग क्या करते हैं कि टहनियों को लाते हैं और टहनियों को क्या करते हैं कि काट देते हैं, और काट देने के बाद ये क्रिया कलम कहलाती है।
कलम कर देते हैं। जब इसे काट देंगे तो क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं या तो किसी गीली स्थान पे क्या करते हैं कि धंसा देते हैं। अब बताइएगा जब इसके कलम करके लगाएंगे तो यही जो इनका टहनी कटा हुआ भाग होता है ये नए पौधे का निर्माण करता है। तब बताइएगा इनमें तो जनक ही भाग लेगा, चाहे एक ले चाहे दोनों ले, लेकिन ये सब ऐसे जैसे होते हैं कि ये क्रिया विखंडन कहलाती है। विखंडन का मतलब हुआ कि इन्हें काट के लगा देना, विभाजित करके लगाया जाता है। तो आपका गुलाब का पौधा हो गया, गन्ने की पौधा हो गया, जिनका बीज ना मिलता है आप उन्हें विखंडन की क्रिया करके या उनके माध्यम से लगा सकते हैं। तो ये क्रिया है आपसे विखंडन की। जैसे गुलाब के पौधों को अगर हम काट के लगाएंगे तो एक टहनी में से दो बनेगा। आलू हो गया, आलू को हम काट के लगाएंगे तो जैसे एक आलू है, अगर हम काई जनन के माध्यम से लगा रहे हैं तो 2 आलू हुआ, फिर 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 16, 32, 64 ऐसे बनते चले जाते हैं। ये सब काई जनन के उदाहरण होते हैं, इन्हें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बडिंग क्या होता है, जिन्हें उभार कहा जाता है। तो बता सकते हैं कि जो उभार होता है ये उन जीवों में होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जब उनके शरीर का कोई अंग टूट के गिर जाता है, या तो जमीन पे टूट के जब गिर जाता है, या तो कुछ जीव पानी में अपने शरीर के अंगों को जब तोड़ देते हैं तो तोड़ने की सहायता से क्या होता है कि उन्हीं अंग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, वो क्रिया उभार कहलाता है। जैसे आप बता सकते हैं कि एक जीव की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक आपका जीव होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ में रहने वाला जीव आपका होता है साइकान। ध्यान दीजिएगा, पोरीफेरा का क्या होता है, फाइलम होता है, जिन्हें संघ कहा जाता है। इनमें एक जीव आता है साइकान, साइकान को साइफा कहा जाता है। अब ये साइकान क्या करते हैं, ये साइकान जो सुनने में जैसे एक होता है साइकस, हम साइकस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो साइकस होता है वो पौधा होता है, लेकिन जो आपका साइकान होता है वो साइकान क्या होते हैं कि जीव होते हैं। अब ये साइकान जीव होता है तो समुद्र में पाए जाते हैं, ये समुद्र के ऊपरी सतह पे रहते हैं और ये उनके पूरे शरीर पे ये नागफनी का जो पौधा होता है जिनमें छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो उन्हीं की तरह इनकी संरचनाएं होती हैं। जो इनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या जो इनकी संरचनाएं होती है वो सेम नागफनी के कांटे की तरह होता है एकदम। अगर आपको धसा दिया जाए तो बहुत चौचक लगेगा, लेकिन बता सकते हैं कि ये नागफनी कांटे की तरह दिखने वाली होती है और ये होते हैं जीव। अब ये साइकान क्या करता है कि साइकान में कुछ उनके उभार निकले होते हैं। ये साइकान में जो उभार निकला होता है आप बता सकते हैं कि साइकान को जो उभार होते हैं ये उभार क्या करते हैं कि टूट के गिर जाते हैं। जब ये उभार टूट के अलग हो जाते हैं तो उन्हीं उभार में से नया साइकान बन जाता है। मतलब उनके शरीर का कोई भी पार्ट अगर टूट के बिखर जाता है उनके शरीर से अलग होकर, तब वही क्या करते हैं कि जो टूटा हुआ भाग होता है वो नए जीव का निर्माण करता है। तो ये क्रिया उभार कहलाती है। और जहाँ से जिस पौधे को या जिस जीव को हम जैसे पौधे को काट काट के लगाते हैं तो ये क्रिया विखंडन कहलाती है। तो विखंडन और उभार बता सकते हैं काई जनन के उदाहरण होते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे किसी का जड़ लगा देते हैं, किसी का तना लगा सकते हैं, तो जाके आगे जीव का निर्माण या आगे नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये सब अलैंगिक जनन के उदाहरण थे। इसमें काई जनन आता है, काई जनन में आपका विखंडन आता है और उभार आता है। तो ये आपकी जो बातें थी आप बता सकते हैं कि ये था जनन। अब जनन की परिभाषा तो आपने जाना कि वह जीव जो अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्रिया करता है वो जनन कहलाता है। जनन को 3 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, ध्यान से देखिएगा खूब एकदम अच्छे से। अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन और तीसरा आपका होता है कायिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है और कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये जो अलैंगिक जनन होते हैं इनमें एक ही जनक भाग लेते हैं, चाहे नर ले और चाहे मादा ले, चाहे नर ले और चाहे मादा ले। लेकिन अगर दोनों जनन भाग ले लेंगे या दोनों जनक भाग लेंगे तो भाई ये अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं रहेगा, ये लैंगिक जनन का बन जाएगा। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर ही क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद लैंगिक जनन क्या होता है कि इनमें नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं।
मनुष्य के लिंग के आधार पे तो भाई नर को अलग बांटा गया है, मादा को अलग बांटा गया है। अगले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो आपका लिंग निर्धारण था, सेक्स डिटरमाइनेशन, उनके हम किसी भी मनुष्य में अगर पहचान करते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट उनके लिंग पे जाके पहचान करते हैं कि अगर उनमें गुणसूत्र 44 XY है तो आपको पता चल गया कि अगर XY की बात सर्जी किए हैं तो आपका वो नर होगा, अगर 44 XX है तो आपको पता चल गया कि वो मादा होगा। तो इनमें नर भी भाग लेते हैं और मादा भी भाग लेते हैं और इनमें निषेचन की क्रियाएं होती हैं। बाकी अलैंगिक जनन में सिर्फ नर या तो नर भाग ले या तो मादा ले ले। ये चाहे नर भाग लेगा तब भी अपने शरीर को तोड़ के नए जीवों का निर्माण करेगा, मादा भी भाग लेगा तब भी अपने शरीर को नए जीवों का निर्माण करेगा तोड़कर। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से कि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और इनमें कोशिकाएं कभी अर्धसूत्री विभाजन नहीं करती हैं। ये अर्ध नहीं करेंगे, सम का सम करेंगे, लेकिन लैंगिक जनन में अर्धसूत्री होता है, उसके बाद समसूत्री होता है और निषेचन भी होता है। बाकी जो कायी जनन होता है ये विखंडन और गुबार के माध्यम से होता है। तो आपने जो चीजें पढ़ी ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए था। इकाई 1 पाठ से जिन्हें उस पाठ का नाम था जीवों में जनन, एनिमल्स रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप बता सकते हैं कि अगर ये, हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसमें कुछ खास बातें नहीं लिखी है तो आप व्हाइट बोर्ड पे ना ध्यान दें कि हम जो बातें बताएं उसे खूब ध्यान और गौर से सुनिएगा या सुन चुके होंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा कुछ समय के लिए। यहाँ पे जो आपको जो चीजें बताई गई पोरीफेरा संघ, तो आप बता सकते हैं कि अगर हम जगत की बात करेंगे तो जैसे जगत जो होते हैं वो 5 जगत होते हैं। आपका बता सकते हैं कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया जिन्हें कवक कहा जाता है, प्लांटी हो गया और एक आपका होता है एनिमिलिया। जगत तो 5 होते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि संघ कितने होते हैं तो भाई 13 संघ की बात होती है। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, मोलस्का, प्लेटेलमंथी, स्केलेलमंथी, ये सब क्या होते हैं कि संघ होते हैं। तो जगत का निर्माण हुआ था तो फिर उसके आगे क्या हुआ, संघ का निर्माण हुआ। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खाली जाता है, आप कभी कमेंट नहीं करते हैं। कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में या किसी भी विषय में तो अधिक से अधिक आप कमेंट करिए और समस्या का समाधान आपको मिलेगा। क्योंकि जो हमारी एमके स्टडी संस्था है, यहाँ के अध्यापक आपके प्रति बहुत मेहनत करते हैं। एक बात आप लोगों को बता दूँ, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ना रुके हैं पाँव कभी ना हिम्मत हारी है, ना रुके हैं पाँव कभी ना हिम्मत हारी है, देखे हैं बहुत दौर सफ़र अभी भी जारी है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे अध्यापक हैं, चाहे आपको मनोज सर हुए, चाहे हम कैलाश सर हुए, चाहे एक विवेक सर जी हैं जो फिजिक्स की क्लास चलाने वाले हैं, कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करिएगा या तो कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा, समस्या का समाधान होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और आप एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा। क्योंकि जो इंटर वाले बच्चे होते हैं, अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे तो आगे वाले जो बच्चे आएंगे, जैसे 10 में जो चले गए, 11 में चले गए, 12 में, तो अपने नोट्स को भाई क्या करते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं या तो उन्हें दे सकते हैं। कम से कम याद रहेगा कि इंटर के बच्चे हमें नोट्स दिए थे, उसका लाज करेंगे, उसका सम्मान करेंगे तो अच्छे से तो पढ़ेंगे कि नहीं। इसी के साथ आप बता सकते हैं कि आप घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।